गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में प्रॉपर वे से स्टडी नहीं हो पा रही है। इस हेतु हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम ऑनलाइन ये चीज़ें उपलब्ध करवा सकें। हमारा जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से आप जब हम इस ऐप से जुड़ोगे तो आपको जो आपकी स्टडी कमी रह गई है वो पूरी इसके द्वारा हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि भारत का इतिहास जो 12th क्लास के लिए हम लोग कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं तो उसका जो पाठ्यक्रम वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है उस पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट का पहला यही होता है कि उसके सामने उसका पाठ्यक्रम हो और पाठ्यक्रम के अनुसार ही वो अपनी रणनीति तय करता है और एग्ज़ाम को देता है और उसी के द्वारा उसको अंक मिलते हैं। अगर प्रॉपर वे से सिलेबस नहीं पढ़ रखा है, सिलेबस का अंकवार नहीं पढ़ रखा है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये ध्यान नहीं है तो वह विद्यार्थी थोड़ा पिछड़ जाता है। तो हम चाहेंगे कि सही रणनीति से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस टॉपिक पे क्या फोकस करना है, क्या नहीं करना है, कितना छोड़ना है, ये सारा पढ़ेंगे। क्योंकि स्मार्ट स्टडी वही होती है कि अच्छे प्लान बना करके सही तरीके से पढ़ा जाए। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सिलेबस कम करके जो दिया है उस पर एक बार चर्चा करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू लगातार इस पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे विथ टेस्ट। सारे टेस्ट होंगे आपके, जितना हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके नोट्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना भारत के इतिहास का सिलेबस पाठ्यक्रम जो बोर्ड ने जारी किया है। तो सबसे पहले भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। अब वैभवपूर्ण इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक ऐतिहासिक सोर्सेज, साहित्यिक विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण। देखिए इतिहास जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं, सीधी सी बात है वो बुक में जो मैटर लिख रखा है वो इतिहासकारों ने किन्हीं न किन्हीं सोर्सेज के द्वारा अचीव किया है। तो हम चाहेंगे वो कौन कौन से सोर्सेज है। तो सामान्यतः एक इंडेक्स बनेगी अच्छी सी और उस इंडेक्स के द्वारा हम शॉर्ट नोट्स के द्वारा इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे कि विभिन्न भाषाई ग्रंथ साहित्य कौन कौन से थे, उनके द्वारा कैसे हुआ, विदेशी यात्रियों के विवरण कैसे हिस्ट्री लिखने में मदद करता है कि जो वेंसा फायान या जो भी इत्सिग है, ये जो भी विदेशी यात्री आए थे उन्होंने कैसे अपने वृत्तांत लिखे और वो वृत्तांत हमारे इतिहास में कैसे सहायक बने। तो सोर्स हिस्ट्री लिखने के सोर्सेज है। वंशावलियाँ जो राव और भाटों के द्वारा बहियाँ लिखी गई थी, वंशावलियाँ लिखी गई थी, वो कैसे हिस्ट्री लिखने में मदद करती है। कानूनी रूप से ये ऑथेंटिक भी है, वंशावलियों का प्रयोग कानूनी रूप से भी किया गया है। उसके बाद जो भी पुरातात्विक जो जमीन से खोद कर जो अवशेष निकले, सिक्के, अभिलेख, मोहरे, ये सारे चीज़ें जो ऐतिहासिक स्रोत है जिनके द्वारा हम हिस्ट्री कंफर्म करते हैं, वो सारा डीपली हम पढ़ेंगे। इसी का सेकंड चैप्टर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन शहरों का नगर नियोजन कैसा था, इन शहरों की पूरी विशेषता कैसी थी, कौन से शहर की स्पेशल कौन सी विशेषता थी, ये सारा ज्ञान हम इसमें लेंगे। और ये जो यूनिट होगा वो आपका होगा 15 मार्क्स का, 15 अंक का होगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान रखें आप कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे आप बुक से पढ़ रहे हो तो जो चीज़ें हटा दी गई, जैसे इसमें वैदिक सभ्यता हटा दी गई है तो वो चीज़ हम नहीं पढ़े, क्योंकि वो पढ़ करके हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो किताब में तो वो सारे क्वेश्चंस अभी प्रिंट है, हमें वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। दूसरी चीज़, जब आप पासबुक वगैरह या कोई अदर सोर्सेज आप यूज़ लेते हो पढ़ने के लिए तो उनमें भी वो सारी प्रिंट है। हम क्या करते हैं सामान्यतः उसको रीड करते रहते बाद में पता चलता है ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, पेपर में आया ही नहीं। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे।
तो आप हमसे जुड़िए और हमारे जो सिलेबस है उसको परचेज कीजिए, जो पाठ्यक्रम है उसको लीजिए आप। दूसरा यूनिट होगा आपका भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। अब भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा पीरियड इंडियन हिस्ट्री का जिसमें इंडिया की जो आर्ट एंड कल्चर है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो सोशल कंडीशन है वो चरम पर थी, यानी दुनिया में नाम था। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला टॉपिक होगा आपका मौर्य का। मौर्य पीरियड जो है, मौर्य डायनेस्टी का पूरा पढ़ेंगे। मौर्य काल में मौर्य काल के साम्राज्य स्थापना का मतलब है मौर्य के कौन कौन से सम्राट हुए, मौर्य सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार, इन सब का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। उसके बाद अशोक का धम्म, स्पेशली टॉपिक डाला हुआ अशोक का धम्म। दूसरा होगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना, यानी गुप्त सम्राटों के बारे में, सारे गुप्त सम्राट उनको पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के समय कैसी स्थिति थी, गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, कला और साहित्य और विज्ञान, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के सारे सम्राट, गुप्त साम्राज्य की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, गुप्त साम्राज्य में आर्ट एंड कल्चर कैसा था। स्पेशली ये जो क्वेश्चन होते हैं गुप्त साम्राज्य के आर्ट एंड कल्चर और साइंस, क्योंकि ये एकदम गोल्डन पीरियड है और गोल्डन पीरियड के समय जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया का आर्ट एंड कल्चर का, साइंस का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और मैं ये कहूँगा 100% इस पे कला और साहित्य पे गुप्त काल के समय के प्रश्न बनते हैं। एक चीज़ ये भी हमें पकड़ के रखनी है कि कौन से टॉपिक जो होते हैं वो फेवरेट होते हैं और बोर्ड के फेवरेट होते हैं। बोर्ड के फेवरेट मीन्स इसमें से कई बार ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, बहुत पढ़ने हैं और कौन से थोड़े हल्के में पढ़ने हैं। ये स्मार्ट स्टडी होगी। थर्ड होगा दक्षिणी भारत। हालांकि दक्षिण भारत के कई राजवंशों को लैप्स कर दिया गया, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चोल प्रशासन को पढ़ना है। चोल प्रशासन में जैसे आप पढ़ते हो राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर, तो इनका जो कला और साहित्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर। और चोल प्रशासन में जो राजा है, हालांकि ये दक्षिणी भारतीय नाम है, थोड़े पढ़ने में दिक्कत आएगी, बट हम इसको एक ऐसे इजी वे से पढ़ाएंगे आपको कि आपको चोल प्रशासन एक ही इंडेक्स में, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। थर्ड चैप्टर आपका, यानी कि थर्ड यूनिट आपका पूरा हटा दिया गया है, आपको नहीं देखना है। सेकंड चैप्टर आपका ये भी 15 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका होगा फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में मुगल आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव यूनिट का नाम है, और उसमें आपके तुर्क आक्रमण, जो आगे जो दायर सेन का आक्रमण वगैरह, दायर सेन का जो युद्ध वगैरह जो था, वो सारी चीज़ें हटा दी गई है। अब आपको इसमें से सिर्फ तुर्क आक्रमण में आपको एक तो चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान और एक राणा कुंभा, इन दोनों को ही पढ़ना बस। और दूसरा इसमें टॉपिक होगा मुगल आक्रमण के समय। तो मुगल आक्रमण के समय हमारे जो राजपूत राजा थे उन्होंने कैसे उनका प्रतिकार किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको पढ़ना होगा एक तो राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी एवं पेशवा। राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी व पेशवा, इन सारा कैरेक्टर्स हम सारे इन लोगों का इतिहास हम पढ़ेंगे। क्या इनका रोल था, इनका मुगलों से कैसे संघर्ष हुआ या सहयोग हुआ। इसमें कुछ राजा ऐसे भी जिनका सहयोग भी हुआ, तो सहयोग वाले कम है इसमें क्योंकि वो सारे हटा दिए। सब संघर्ष वाले, राणा सांगा भी संघर्ष कर रहा है, चंद्रसेन जो अपने मारवाड़ का है, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी, ये सारे संघर्ष वाले हैं। तो संघर्ष वाले सारे राजाओं को हम पढ़ेंगे, कैसे इनका क्या रोल था। ये जो यूनिट है ये आपके 10th मार्क्स का 10 नंबर का है, मार्क्स जरूर देखें। यूनिट नंबर 5 उपनिवेशवादी आक्रमण। अब देखिए ये इसका अंक भार भी कम है और इसके अंदर सारे बाकी वाली सारी चीज़ें हटा दी गई है। उपनिवेशवादी आक्रमण का मीन्स यही था कि कैसे डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी जो थे वो हिंदुस्तान आए, ये सारी चीज़ें हटा दी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1857 का मूवमेंट पढ़ना है बस।
1857 का मूवमेंट का मीन्स ये होगा कि ये जो मूवमेंट था ये किन कारणों से हुआ, इनका कैसा, इनकी प्रकृति कैसी थी, इनके कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे विद्रोह हुए, विद्रोह को किसने दबाया, क्या विद्रोह की तिथि थी, और फिर इसका रिजल्ट कैसा निकला, यानी 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टली ये इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है स्वाधीनता आंदोलन या आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। पूरा हमारा नेशनल मूवमेंट है। अब ये चैप्टर भी बड़ा है और अंक भार भी बड़े हैं, यानी 20 नंबर आपको दिला रहा है, तो अच्छे से फोकस करना है। दूसरा, इन चीज़ों को हम हमेशा से पढ़ते आए हैं तो इजीली हो जाएगा। अब जैसे आप सबसे पहले पढ़ते हो सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का मीन्स ये है कि जो समाज के लिए, समाज सुधारकों ने जो रोल अपनाया, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया और वो एक आंदोलन के रूप में उन्हें हम सामाजिक आंदोलन में जोड़ते हैं, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये 3 चीज़ें होंगी। ब्रह्म समाज होगा, आर्य समाज होगा, रामकृष्ण मिशन होंगे। तो कौन इनके फाउंडर थे, क्या इनके उद्देश्य थे, और इन्होंने समाज सुधार के लिए स्पेशली क्या किया, वो चीज़ें मेन फैक्ट पकड़ के रखनी है हमें। उसके बाद दूसरा होगा क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर जैसे आज़ाद हिंद फौज, एक ही दे रखी है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आज़ाद हिंद फौज पढ़ेंगे हम। तीसरा होगा राजनीतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन, अब राजनीतिक आंदोलन में तीनों समय के 3 पार्ट बनाकर पढ़ रहे हैं हम लोग पूरे राजनीतिक आंदोलन को, जो 1885 से, इट मीन्स 1885 का मतलब जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और जो राजनीतिक घटनाक्रम स्टार्ट हुआ उसके समय से। तो 1885 से 1907 यानी 1885 से 1907 का इतिहास। 1885 के पूर्व की स्थिति, अंग्रेजी राज्य के प्रति जनभावना और विभिन्न संगठन, और उसके अलावा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के उद्देश्य, 1907 तक की कार्यप्रणाली, जिसमें बंग भंग के कारण और बंग भंग के प्रभाव, यानी बंग भंग होने के बाद क्या इफेक्ट पड़े, क्या रणनीति की गई, क्या राजनीतिक आंदोलन हुए, ये सारा इतिहास पहले चरण में। फिर दूसरा होगा 1907 से 1919, कांग्रेस के आंतरिक विरोध और उसके परिणाम, यानी जो कांग्रेस में विभाजन हुए या उसके बाद क्या परिणाम निकले। अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया, 1909 और 1919 के अधिनियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, 1909 या 1919, एक एक्ट 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो 1909 का, 1919 का या 1935, तीनों अधिनियमों को आपको पढ़ना है, 1909, 1919 और 1935, क्योंकि 35 का भी थोड़ा बहुत जैसे दे रखा है कि 1935 का अधिनियम प्रांतीय सरकारों का निर्माण, तो ये टॉपिक लगभग इससे मिलता है। तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935, ये तीनों आएगा आपके। 1909, 1919 और 1935, ये तीनों अधिनियम अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपका 1920 से लेकर 1947 का जो राजनीतिक मूवमेंट चला, जिसमें राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन, 1922 से 1930 के जो भी घटनाक्रम थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे जो गांधी के द्वारा जो भी मूवमेंट किए गए थे, गांधीज्म युग हम बोल सकते हैं इसको, इन सब का हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद 1942 का आंदोलन, विभाजन और हमारी विभाजन के दौरान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये यूनिट आपको दिलाएगा 20 अंक। अच्छे से अगर रीड किया, इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, एक बात क्लियर कह देता हूँ कि जिनके मार्क्स ज़्यादा है, जिन यूनिट्स के मार्क्स ज़्यादा है, संभवतः उनमें से बड़े क्वेश्चंस जो 6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं या बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं निबंधात्मक प्रकार के, वो प्रश्न भी उसमें से बनेंगे, और बीच वाले जो 4 नंबर के प्रश्न है वो भी उसमें से बनेंगे। अब ये किस में से क्या बनेगा ये अभी क्लियर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ब्लूप्रिंट अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है।
तो हम जैसे जैसे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद ब्लूप्रिंट जारी होगा और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक से प्रश्न पुट अप करेंगे, प्रश्न निकालेंगे कि यही प्रश्न बनेंगे। उसके बाद इकाई 7 राजस्थान, एक टॉपिक आपके हिस्ट्री का, राजस्थान हिस्ट्री का दे दिया है। तो राजस्थान हिस्ट्री में स्वाधीनता संग्राम जो आप राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। अभी जो ऊपर वाला जो नेशनल मूवमेंट था वो इंडिया के संदर्भ में था, ये हमारे राजस्थान के संदर्भ में हुआ 1885 से 1947 तक का। और उसके बाद जो राजस्थान का एकीकरण वगैरह है उसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी आपको 10 नंबर दिलाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पाठ्यक्रम होगा और उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बिना समय गंवाए हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है कॉमर्स वाले गुरुजी उनको परचेज कीजिए, ताकि हम आगे की रणनीति को और अच्छा सा कर सकें। और इस मैं गारंटी लेता हूँ एक समय रहते इस पूरे पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू।